साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए। आज हम लाए हैं आपके लिए राज कॉमिक्स में हम सब पागल हैं, बहुत ही हंसता गुदगुदादा ये कॉमिक्स। आइए इसे पढ़ते हैं हम लोग। हम सब पागल हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं हम सब पागल हैं। विशालगढ़ को आज प्रबंध मंत्री जुगाड़ सिंह की देखरेख में दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। इन फूलों से भरे टोकरे, एक है टोकरे के सारे फूल नगर द्वार से लेकर महल द्वार तक बिछा दो। किंतु प्रबंध मंत्री जी, फूल तो केवल 500 टोकरों में ही है। मूर्ख, ठीक से देखा, बाकी 500 टोकरे भी फूलों से लबालब भरे हैं। भरे नहीं, केवल 2-2 फूल रखे हैं प्रबंध मंत्री जी। धूर्त सिंह, मक्कार सिंह, जरा इधर तो आना। आए प्रबंध मंत्री जी, जरा इसको कोने में ले जाकर समझाना कि टोकरे भरे हैं या नहीं, जैसा आप कहें। प्रबंध मंत्री जी, नया आया है? जी हजूर। गांव से आया है? जी 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 हजूर। ईमानदार भी है? जी हजूर। आंखों में कोई नुक्स तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर बाद, अब बताओ कितने टोकरे भरे हैं फूलों से? सारे भरे हैं प्रबंध मंत्री जी, पूरे 1000 टोकरे फूलों से लबालब भरे हैं। इतने फूलों से तो हम विशालगढ़ का चप्पा चप्पा सजा देंगे। शाबाश। और हाँ, राह में फूल बहुत ध्यान से बिछाना। कोई कांटों वाला फूल हो तो उसे अलग कर देना। इधर बाकेलाल, कांटे तो मैं बिछाऊंगा राह में, मुझे कब से प्रतीक्षा थी इस दिन की। ही 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 ही। अब चलूं, भोजन सामग्री लाने का जिम्मा खानपर मंत्री से जबरन अपने जिम्मे डलवा लिया है मैंने। पूछो क्यों? पूछो पूछो। पाजी की दुकान, यहाँ बिना मिलावट वाला शुद्ध और सस्ता राशन मिलता है। ये पाजी की दुकान पे जा रहा है। अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाकी हमेशा एक न एक योजना बचा कर रखता है। ही ही ही। उधर सेनापति अपने काम में लगा हुआ है। ए फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है। 100 बेशरम मरे होंगे तभी छिछोरा पैदा हुआ होगा। कमीना ना बातों से सुधरता है ना लातों से। कांटा लगा, हाय लगा। तो फिर चलो, अभी तुमने ही कहा। क्या मतलब कहा चलो? तुमने ही तो कहा कांटा लगा। चलो तुम्हें वैदराज के पास ले चलूं। वैदराज के पास जाए मेरी ज्योति, और तू कल मुझे कह देती हूं कि तुम मेरे मुंह में लगना। सेनापति की हालत देखो। ऐसा ना कहो क्षमा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सोते जागते उठते बैठते मुझे सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा दिखता है और तुम्हारी ही आवाज सुनाई देती है। दिन में नींद नहीं आती, रात को जागा नहीं जाता। भोजन के बाद भूख नहीं लगती और पानी पीने के बाद प्यास नहीं लगती। क्या इसी को प्यार कहते हैं? नहीं सेनापति, इसको लुच्चापन कहते हैं। कौन है बे? अरे बाकेलाल तुम, ये क्या हो रहा है सेनापति? कुछ भी नहीं बाकेलाल, वो तो मैं दासियों को फूलों वाले रास्ते से गुजार कर देख रहा था। कहीं किसी रास्ते में कांटे वाटे तो नहीं बिछा रखे? कांटे कांटे तो तुमने अपनी खोपड़ी में उगा रखे हैं सेनापति। पहले उनको साफ करो और इन दासियों को जान दो, वरना याद है ना पहली बार महारानी से। बस बस तुम लोग जाओ, यहाँ का काम पूरा हुआ। ये बाकेलाल का बच्चा हमेशा दासियों के सामने मेरी इज्जत का कचरा करवाने पर तुला रहता है। अब सेनापति क्या कहता है? भाई मुझे पता है इन फूलों में कांटे तुम नहीं मिलाए हैं। बाकेलाल, अगर मैं तुम्हारी पोल महाराज के सामने खोल दूं तो? याद है जब पिछली बार तुमने मेरी शिकायत महाराज से की थी? हाँ तो उस बार चाटे खाने को मिले थे, कहीं इस बार जूते खाने को न मिल गए? हाँ। मन मन बाके को 100 गालियां देने के बाद मरकब भी वहां से चला गया। नामुराद मरकब का बच्चा फूलों में छुपे कांटे चुन चुन कर मेरी योजना का सत्यानाश करने पर तुला था, पर इसे नहीं मालूम कि बाकी हमेशा एक न एक योजना बचाकर रखता है। और मेरी अगली योजना है पाजी। सब उसे प्यार से पाजी कहते हैं, किंतु मैं जानता हूं कि वो कितना बड़ा पाजी है। दाल चावलों में कंकड़, आटे में बुरादा, हल्दी में पीली मिट्टी, ये है पाजी की दुकान की विशेषता।
और जब इन खराब भोज्य पदार्थ का सेवन वो करेंगे तो फिर ही सोच कर ही मन में ही गुदगुदी हो रही है। और फिर आ गए आ गए आ गए आ गए महारानी, वो आ गए, बाकेलाल वो आ गए, मरकब वो आ गए, सावधान वो आ गए, बच के न जाने पाए। अब वो घनचक्कर वो नहीं, वो आए हैं, वो तो आ गए। पर ये कमबख्त नारा मंत्री कहां मर गया? उसे तो सबसे आगे होना चाहिए था। नारा मंत्री कुल्ला करने गया है, सेनापति उसे शीघ्र लेकर आओ। आदेश तो ऐसे दे रहा है जैसे खुद विशालगढ़ का महाराजा हो। नारा मंत्री आगर, नारा मंत्री घोड़े के अस्तबल में घोड़े के पानी से कुल्ला कर रहा है। बताओ बताओ, ये तो उसी पानी से कुल्ला कर रहा है जिससे मैं कुल्ला करता हूं। नारा मंत्री जल्दी चलो, वो आ गए। मैं इसलिए तो घोड़े के झूठे पानी से गरारे कर रहा था ताकि मेरे गले से घोड़े जैसे जोरदार स्वर निकले। हाय, उसके लिए तो गधे का झूठा पानी पीना ठीक था। आपका झूठा पानी वो तो मिला ही नहीं। और फिर महल के द्वार पर वो आ गए। नारा मंत्री मुंह खोलो, बुलंद नारे लगाओ। मम्मा मुझे तो कपकपी छूट रही है, दांत किरकिटा रहे हैं, मुंह खुल ही नहीं रहा। क्या बक रहे नारा मंत्री, मरवाओगे क्या? वो तो तू वैसे भी मरने वाला है मोटे। मुंह खोल नारा मंत्री, वो पास आ रहे हैं। मम्मा मुंह नहीं खुल रहा है मेरा। अगर तुमने मुंह ना खोला तो हम तुम्हारे मुंह में खरबूजा ठुसवा देंगे। नारा मंत्री गुर्र, वो मारा पापड़ा वाले ने। बोलो टोकरा बाबा की जय। बोलो से क्या मतलब है? जब कोई बुलवाएगा तभी जय बोलोगे, अन्यथा नहीं बोलोगे? नहीं नहीं, वैसे भी बोलेंगे टोकरा बाबा। भाई वैसे भी बोलो टोकरा बाबा की जय। अभी भी बुलवा रहे हो ना राजा, और तुमने हमारा स्वागत भी नहीं किया। टोकरा बाबा आपका स्वागत है, बोलने पर किया तो क्या किया, ये हमारा अपमान है। हम वापस आ रहे हैं, हम कोई तुम्हारे खाने के भूखे थोड़े ही हैं। अरे इसको रोकना होगा वरना मेरे विशेष भोजन का क्या होगा। बोलो टोकरा बाबा की जय। धन्यवाद हमारे जो आप यहाँ पधारे, वो आए हमारे महल में, ये हमारी किस्मत है। कभी हम आपको और कभी इस महल को देखते हैं। पलके बिछा दूं, सिर माथे पर बिठा लूं, वो आए हैं सीना चीर के दिखा दूं। महात्मन कृपया आतिथ्य स्वीकार करके कृतार्थ कीजिए। हजार बार जय हो, टोकरा बाबा की दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। अरे ये क्या कर रहे हो, मेरी धोती खुल जाएगी। नहीं बाबा, जब तक आप हम पर प्रसन्न नहीं होंगे मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। ये बाकी क्या मुक्ता कर रहे हैं? इसे समझाता है कि टोकरा बाबा अत्यंत क्रोधी है, आप ही ने इसे सिर पर चढ़ा रखा है महाराज। अब भुगतिए, मेरी सुनता ही कौन है? उठो बालक, आज तक इतने सच्चे हृदय से निष्काम भाव के साथ हमारा स्वागत किसी ने नहीं किया। हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। सचमुच अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये टोकरा यही पटक दें। मेरा मतलब है कि बिना भोजन ग्रहण करे प्रस्थान की ना सोचें। अब तो हम बिना भोजन किए यहां से हरगिज नहीं चलेंगे। सुना नहीं तुमने राजा, हमने क्या कहा? अब क्या तुझे लिखे दूं? नहीं नहीं बाबा, भोजन तैयार है, कृपया पधारें। अरे वाह, ये तो बाकी ने कमाल ही कर दिया। सही कहा महाराज, चाटुकारिता में इसका कोई जवाब नहीं है। अपनी सोच और चौंच दोनों काबू में रखा करो। सेनापति बरकत जी 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 महाराज। वाह 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 वाह, स्वादिष्ट भोजन। एक गुलाब जामुन और देना मोटे भैया। अरे ओ कुटनी, इस टोकरा बाबा ने तो मेरे सैया को भोजन परोसने वाला भैया बना दिया। जो बोलूं कूट कूट के बोलूं, मैं बोलूं धीरे बोलिए महारानी। आपको शायद पता नहीं कि टोकरा बाबा का टोकरा श्राप से भरा है। यदि वो क्रोधित होकर लौट जाते तो अपने टोकरा इस राज्य में ही पटक जाते और इससे पूरा विशालगढ़ शापित हो जाता और पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। पर यह अनर्थ अब तक हुआ कि नहीं? दाल चावल के साथ कंकड़ पत्थर भी गल गए क्या? बाकी के सवाल का जवाब मरकब के पास था। क्या बाकेलाल आश्चर्य हो रहा है? आश्चर्य हो रहा है ना कि भोजन से कंकड़ पत्थर और मिलावटी खाद्य सामग्री कहां गायब हो गई? बाकेलाल, ये सेनापति क्या कह रहा है? तुमने टोकरा बाबा के लिए घटिया सामग्री राज रसोई में पहुंचाई? हमें तुमसे ऐसी आशा नहीं थी बाकेलाल। मुझे भी मरकब से ऐसी आशा नहीं थी। जी हाँ महाराज, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि बाकेलाल ने यह खाद्य सामग्री पाजी की दुकान से खरीदी है। ये तो मैंने समय रहते बाकेलाल की शैतानी पकड़ ली और घटिया सामग्री की जगह गुणवत्ता से भरपूर सामग्री ले आया। वरना आप तो जानते ही हैं कि टोकरा बाबा का टोकरा मेरी सत्यता को परखना होगा। और हर बार की तरह
मैंने कच्चे चावल भी चबा के देख लिए, शक्कर भी चाट के देख लिया, ये सब शुद्ध है? नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक से देखिए महाराज, दाल चावल में कंकड़ होंगे, शक्कर में चूना, मसालों में लीद होगी। तुम्हारा मतलब हम अंधे हैं क्या सेनापति? गुर्र। इतने सेनापति के बुलावे पर पाजी भी आ गया। अपने पूर्वजों की कसम खा के बोल पाजी कि ये सारा सामान तेरी दुकान का है। सेनापति जी, सारा सामान हमारी दुकान का ही है, मिलावट करके। देखा महाराज, बाकीलाल ने पाजी की दुकान से ही सामान खरीदा था, जबकि सभी जानते हैं कि मिलावट करने में पाजी का कोई सानी नहीं है, परंतु ये सारा सामान तो शुद्ध है। महाराज, आज के दिन मुझे पुरखों की दिन दौलत मिली थी, इसलिए आज के दिन मैं मिलावट नहीं करता, और ये बात मुझे मालूम थी, तभी तो मैंने पाजी की दुकान से सारी सामग्री ली थी। तुम्हारी खबर में बाद में लूंगा सेनापति, अभी टोकरा बाबू को दान दक्षिणा भी देनी है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो चुका है। सिर्फ धोती दोगे, कुर्ता नहीं दोगे? हाँ हाँ हाँ, जरूर देंगे दासी, जल्दी रेशमी कुर्ता लेकर आओ। बोलने पर दोगे, अपनी इच्छा से नहीं दोगे? हाँ, अपनी इच्छा से देंगे। दासी कुर्ते के साथ गमछा, पायजामा, नाड़ा और खड़ाऊ आदि सब ले आओ। आल तू जलाल तू, आई जला को टाल तू। कुछ कर लानती, कुछ कर, अब तो दक्षिणा भी मिल गई। तू तो एक ना एक योजना हमेशा बचा के रखता है ना। अब क्या हुआ, कर्म जले? इधर बाकीलाल परेशान। नहीं, ऐसा नहीं होगा बाके, ऐसा नहीं होने देगा। टोकरा बाबा अपना टोकरा विशाल करने में जरूर पटकेगा, चाहे उसके लिए मुझे टोकरा का टोकरा गोबर से क्यों न भरना पड़े। ये सिकड़ी पहलवान तो बड़ा खतरनाक मालूम कर देता है। बेटा हीरे जरा संभाल के। उधर गाय भैंस भी परेशान है। टोकरा बाबा अपना झोला भरकर दक्षिणा लेकर वापस जा रहे थे। टोकरा बाबा की जय। नारा मंत्री तुम भी लगाओ, जाए मुझे तो लाख को पाए, लौट के टोकरा घर को जाए। लेकिन तभी धप धच गोबर पर पड़ गया। ओह ये क्या हुआ, ओह ये क्या, ओह ये क्या, ये क्या हुआ? यहां गोबर किसने फैलाया? धराम। क्षमा करें टोकरा बाबा, अवश्य जो जरूर कोई इधर गौ माता गुजरी होगी। मैं अभी जल का प्रबंध करता हूँ। हमारे वस्त्र भी गंदे हो गए, स्नान करना होगा, सारे नए वस्त्र देने होंगे। पासी कुआं बाबा, महाराज ने खास मेरी देखरेख में आपके लिए ही खुदवाया है, कृपया पधारे। जीते रहो बच्चा, तुमने तो हमारा हृदय जीत लिया। जीतूंगा तो मैं जब तुम टोकरा यहां पटक जाओगे। क्या कहा बच्चा? जी मैंने कहा टोकरा यहीं रख दीजिए, बाकी ताकि सारा आप स्नान कर सकें। तुम ऐसे ही हम पे जल डालो, हम टोकरा जमीन पर नहीं रख सकते। वो तो तुझे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आज नृत्य करने के लिए तेरे दोनों हाथ आजाद होने चाहिए। बाकी हमेशा एक योजना बचा के रखता है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। शपाक। घमौरिया हो या ना हो, खुजाना चाहिए। और तभी अरे इन्हें क्या हुआ? ये नृत्य को कर लगे। खुजली वाला बहुत डाला हुआ था पानी में। क्या पता स्नान करने के पश्चात ये नृत्य भी करते हो। ही टकरा बेचारे अपने आपको खुजा रहे, सुन नाच रहे हैं। बिना गीत संगीत के नृत्य का क्या मजा आएगा? गीत संगीत मंत्री कर्कश सिंह और राज गायक फटा ढोल को फौरन हमारे सामने हाजिर किया जाए। जो बोलूं कूट कूट के बोलूं। क्या महाराज को महारानी की गायन क्षमता पर विश्वास नहीं रहा जो राज गायक को बुलाने की बात की जा रही है? ओह, अब स्वर्णलता नाराज हो गई। ओह, हमें तो ध्यान ही नहीं रहा। सुर कोकिला हमारे पास ही खड़ी है और हम कर्कश कोयल को बुलाने का प्रयत्न कर रहे थे। जो उफ, जान बची। प्रिय स्वर्ण, ये समय कुपित होने का नहीं बल्कि गीत सुनाने का है। तुम वो वाला गीत गाना क्यों नहीं सुनाती जो तुम हमारे गाने के लिए गाती हो? महाराज आप भी ना बड़े वो हो। शुरू हो गई। और फिर मुन्नी बदनाम हुई टोकरा तेरे लिए, मैं झंडेदान हुई टोकरा तेरे लिए। सोना सोना की जवानी, वाह वाह, हमें खुजली वाला कुत्ता बनाकर गीत गवाकर बहुत प्रसन्न हो रहा है। कमबख्त राजा गुर्र। महाराज कान में झुमका वाला गीत गाने से टोकरा बाबा और भी प्रसन्न होंगे। ठीक है, वो तो मैं गाता हूँ। हाय हाय, कान में झुमका, चाल में ठुमका, सिर पे टोकरी रख के, हो गए दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। तेरा बहुत झटके दे दिए राजा तुमने। अब तो टोकरा गुस्सा आ गया। अब हम तुम्हें देंगे और जोर का झटका। इस टोकरे को इसको फेंक कर मर गए। वो मारा। दुष्ट राजा,
तूने सारी प्रजा के सामने हमारा उपहास उड़ाया है। अब यही प्रजा एक दिन तुझे राजपद से उतार देगी। ओ मैं क्या बाबूजी, वो बात सुनो तो सही, मत सुनना, हम प्रस्थान करते हैं। ओ मैं क्या बाबूजी, पापा जी, गुरु जी, बापू जी, पिताश्री सुनो तो। बाकेलाल तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? ओ सेनापति के बच्चे, यहाँ राज्य पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और तुम्हें मेरी मुस्कुराहट की पड़ी है। महाराज चिंता क्यों करते हो? टोकरा तो खाली था। अभी अकल की मोटी, वो फूलों की टोकरी नहीं थी, शाप का टोकरा था और शाप दिखते नहीं है। बकवास मत करो जी, नहीं तो यहीं पर बता दूंगी अकल का बेटा कौन है। ये समय गृह युद्ध का नहीं महाराज, ये कुआं श्रापित हो चुका है। फौरन इसके चारों ओर पहरा लगाना होगा ताकि कोई भूल कर भी इस कुएं के जल का सेवन न कर पाए। महाराज मैं टोकरा बाबू के पीछे जाता हूँ ताकि उनको शाप वापसी के लिए बना सकूं। जैसे तुम ठीक समझो बाकेलाल, हमारी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही, पर मेरी बुद्धि काम कर रही है। शापित जल इस कुएं तक ही सीमित होकर रह जाएगा। कुएं में पहरा बैठाने के बाद भी टोकरे बाबू का शाप मेरे किसी काम नहीं आएगा। अब इस शापित जल का इस्तेमाल मैं कैसे करूं, इसका उपाय बताएंगे मुझे टोकरा बाबा। और लगा दी छलांग उसने, बाकेलाल ने। नहीं, साधु महाराज के, अरे ये क्या करता है बच्चा, हमारी धोती खिसक जाएगी, टांगे छोड़। नहीं बाबा, मैं अब आपकी टांगे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप अपना शाप वापिस नहीं ले लेते। आप मेरे कर्मों की सजा पूरे विशालगढ़ को नहीं दे सकते। मैं आपकी सेवा ठीक से नहीं कर पाया, मेरी निष्ठा में कुछ कमी रह गई, दोष मेरा है, सजा मुझे मिलनी चाहिए। आखिर मुझसे ये भूल कैसे हो गई? आपके पैरों के नीचे आने वाला गोबर मुझे क्यों नहीं दिखा? क्योंकि मैंने उस गोबर को फूलों से ढक दिया था। ही मैंने पानी डालने से पहले कुएं की जांच क्यों नहीं करवाई? क्योंकि उसमें खुजली वाला चूर्ण मैंने ही मिलाया था। ही। आखिर मैं क्यों नहीं समझ पाया कि आप नित्य नहीं बल्कि खास कर रहे हैं, क्योंकि आपके ठुमके राजनीति की अग्नि पेड़ावत से भी ज्यादा दिलचस्प थे। ही। माना कि हमारे महाराज विक्रम सिंह मोटे हैं, मुच्छड़ हैं, मनहूस है, कमीने हैं, पाजी हैं, जलील हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं, फिर भी मुझसे चूक कैसे हो गई? मैं जीने लायक नहीं रहा। मुझे सजा दो टोकरा बाबा, पर मेरी प्रजा को मत दो, अन्यथा मैं आपके चरणों में सिर पटक पटक कर जान दे दूंगा। क्योंकि एक सच्चा राजा हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचता है और राजा तो मुझे ही बनना है। ही। टोकरा बाबा के पैरों में खूब टक्कर मार दी उसने। बस बच्चा बस, तुम कितने महान हो बाकेलाल। तुम्हारे राजा ने हमें अपमानित किया, तुम्हारी प्रजा ने हमारा उपहास किया, परंतु तुमने उनको दोष न देकर खुद को दोषी बताया। ऐसे राष्ट्रभक्त जिस राष्ट्र में हो उस राष्ट्र में कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। ये लो, ये चमत्कारी सुराही है जिसकी मदद से तुम कुएं का सारा शापित जल इसमें भर लेना। इसे शाप का असर विशालगढ़ के वासियों पर नहीं पड़ेगा। और जब अब हमारे चरणों पर सिर पटकना बंद करो, दर्द हमें ही हो रहा है बालक। परंतु राजा को दिया हुआ श्राप हम वापस नहीं ले सकते, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए। उस शाप को पूरा करने में मैं खुद ही सहयोग दूंगा। आखिर राज तो मुझे ही बनना है। ही। वापस लौटते बाकी के दिमाग में योजनाओं की खिचड़ी पकड़नी शुरू हो गई थी। ही। आज लगा है मेरे हाथ तुरुप का पत्ता। अब देख राजा विक्रम सिंह, इस सुराही की मदद से मैं कैसे तुम्हारे पैंदे के नीचे से गद्दी हटाता हूं। अब हमारा क्या होगा बाकेलाल? और मैंने उनको मनाने के बहुत प्रयास किए पर टोकर बाबू टस से मस नहीं हुए। अब हमारा क्या होगा बाकेलाल? फिलहाल तो उस कुएं के चारों ओर पहरा लगा दिया गया है महाराज, इसलिए अभी वो हमारे लिए उतनी बड़ी समस्या नहीं है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि टोकरा बाबा के मार्ग में बिछा के फूलों की राह में गोबर कहां से आ गया? गोबर तो गाय भैंसे कर गई होंगी सेनापति, अब उन्हें थोड़ी बताया कि कहां करना है कहां नहीं। दुष्ट। ही। गाय भैंसों की सेनापति से पूछकर पेट खाली करना चाहिए था। ही। सब हंस रहे। वो तो ठीक है महाराज, किंतु गोबर करके उसे फूलों से ढकना चाहिए। ये बात क्या गाय भैंसों को बाकेलाल ने बताई थी? ये पता करना तो तुम्हारा काम है सेनापति, और जो मेरा काम है उसके लिए मुझे अर्धरात्रि की प्रतीक्षा करनी है, क्योंकि तब तक कुएं के पास तैनात रक्षक सो चुके होंगे। खर रात में कुएं के पास जो तैनात थे रक्षक सब सो गए, तो उसके शापित जल को इस सुराही में भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या करता है वो? मुझे कुएं के पास पहुंचकर जल भर लेना है और जल भरता है। ये योजना का गहरा चरण पूरा हुआ, पहला चरण पूरा हुआ, आ गई दुनिया मुट्ठी में। ही। अब दूसरा चरण, इस शापित जल के प्रभाव की जांच करना। ही। और
उसके लिए मैंने स्थान का चुनाव भी कर लिया है। ही। बांकेलाल ने बीज बो दिया था, अब फसल काटने की बारी थी। ये है उधमपुर गांव, जिसके वासी हमेशा उधम मचाते रहते हैं, कभी पानी के लिए, कभी धर्मशाला के लिए, तो कभी सड़क के लिए। महाराज से गांव के विकास के लिए जो धनराशि मिलती है, उसका ढीला भर भी हाथ नहीं लगने देते ये उधमपुर वाले। इसलिए मैंने इस गांव के इकलौते कुएं में शापित जल मिला दिया। इससे मेरी खुन्नस भी निकल जाएगी और जल के प्रभाव की जांच भी जाएगी, क्योंकि इससे पहले जब भी मैंने मोटे को कहीं कोई श्राप दिलवाया है तो उससे फायदा ही हुआ है। श्राप का असर जल्दी सामने आया। कोई मुझे नीचे उतारो। अरे सीढ़ी से क्यों नहीं नीचे उतरता? ये उतरने वाली सीढ़ी नहीं है, पगला गया है क्या? सीढ़ी तो वो दीवार से ही तो लगी है, पर वो तो चढ़ने वाली सीढ़ी है, मुझे उतरने वाली सीढ़ी चाहिए। अब बांकेलाल ने सीढ़ी को उल्टा कर दिया। ये देख, कर दी मैंने तुम्हारी सीढ़ी उल्टी, अब ये बन गई नीचे उतरने वाली सीढ़ी। हाँ अब ठीक है, अब मैं उतर जाऊंगा, धन्यवाद। आगे बढ़ते ही, अरे ये क्या स्त्री पागल हो गई? कोई के अंदर पत्थर फेंक रही है। राम राम बांकेलाल जी, अरे ये क्या कर रही हो? कुएं में पत्थर क्यों डाल रही हो? वो क्या है ना बांकेलाल जी, कुएं के जल का स्तर बहुत नीचे है, हमें रोजाना पानी भरने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो हमने सोचा क्यों ना पत्थर डालकर उसका स्तर ऊपर ले आए, ताकि हमें जल भरने में अत्यधिक श्रम न करना पड़े। अरे मूर्ख स्त्रियों, ऐसा करने पर तो पूरा कुआं ही पत्थरों से ढक जाएगा, फिर तुम जल कहां से भरोगी? बांकेलाल जी, कहीं आपकी बुद्धि सरक कर घुटनों में तो नहीं चली गई? क्या आपने प्यासे कौवे की कहानी नहीं सुनी, जैसे वो कौवा गड्ढे में कंकड़ डालकर जल का स्तर ऊपर ले आता है? हम भी तो वही कर रहे हैं। अरे गवारो, वो गड़ा था, ये कुआं है, इसके जल स्तर ऊपर नहीं आएगा। जुबान संभाल के बात कीजिए बांकेलाल जी, आप अगर राज्य के अधिकारी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बेइज्जती करें। आपको पता होना चाहिए कि हमारा उधमपुर विशालगढ़ का पहला पूर्ण साक्षर गांव है। अरे तुम लोग तो बुरा मान गए, मैं तो बस इतना कह रहा था कि कोई पत्थर डालने के बजाय अगर रहट लगवा लो तो तुम्हारी जल वाली समस्या भी हल हो जाएगी और पत्थर डालने का श्रम भी नहीं करना पड़ेगा। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं, धन्यवाद बांकेलाल जी। ये तो मेरा फर्ज था, जान बची। ये पूरे गांव को क्या हो गया? सारे के सारे पागल हो गए क्या? मैं तो यहाँ श्राप का असर देखने आया था, पर यहाँ तो पागलपन की बीमारी की लहर चली हुई है। वो तेरी, यही तो है श्राप का असर, यानी जो ये जल ग्रहण करेगा वो हो जाएगा पगला। यानी अगर मैं शापित जल मुच्छर को पिला दूं तो मुच्छर भी हो जाएगा पागल और मैं बन जाऊंगा राजा। तभी चटाक, आह, तू कौन है बे? मैं तेरी फूटी किस्मत हूं, तूने मुझे चाटा क्यों मारा? क्योंकि तू कुत्ते की टेढ़ी दुम है। 12 साल नदी में रखो, नली में रखो, फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। क्या मतलब? जब भी चलेगा घिसी पिटी चाहे चलेगा, खुद को 30 बार का समझता है। मूछ तो तेरी मक्खी जैसी है ही, पर सोच पर भी सोच मक्खी से भी छोटी। अभी क्या सोच रहा है? बोल, क्या सोच रहा था? कि राजा को शापित जल खिलाएगा, उसे पागल बनाएगा? हाँ, सोच तो रहा था। तो अबे अकल के गोबर, तपोवन का ऐसा कौन सा ऋषि बच गया जिससे तूने मुच्छरों को श्राप नहीं दिलवाया? श्राप की ऐसी कौन कौन सी श्रेणी बच गई जो उस मुच्छर पर इस्तेमाल नहीं हुई? अबे कहना क्या चाहते हो आप? साफ साफ कहो। मैं ये कहना चाहता हूं कि चपर कनाती कि राजा को पागल करने से कुछ नहीं होगा, पूरी प्रजा को पागल कर दो। वो कहावत तो तूने सुनी है ना कि अंधों में काना राजा, वैसे ही तू बंद कर पागलों में किस्मत का मारा राजा। करें तो फिर राज्य को पागल बनती। तू बस तमाशा देख, प्रजा का साथ दे, प्रजा खुद ही तुझे राजा बना देगी। सही कह रहे हो, टुच्ची बुच्ची योजना बहुत बना ली, अब कुछ अलग सोचना पड़ेगा। सोचो तो बड़ा सोचो। अगले दिन राज दरबार में मुकदमा पेश किया जाए, बुधिया किसान और पशुलाल हाजिर हो। हाँ हाजिर हो, और महाराज का जिंदा लाला हूँ, करो। ही। दुहाई है महाराज, मैं बुधिया किसान हूँ, मेरी सुबह और दोपहर की फसल चोरी हो गई। आए सुबह और दोपहर की फसल? हाँ महाराज, मैं जब सुबह खेत पर आया तो फसल लहला रही थी, दोपहर में आया तभी फसल वहां पर थी, किंतु शाम को आया तो पशुलाल के पशु फसल खा रहे थे। अच्छा, तुम ये कहना चाहते हो कि पशुलाल के पशुओं ने शाम को तुम्हारे खेत में घुसकर तुम्हारी फसल खा ली? पशुलाल, क्या ये सच है कि तुम्हारी गाय भैंस बुधिया के खेत में घुसकर उसकी फसल खा गई? फसल नहीं महाराज, चारा, और वो अपनी इच्छा से नहीं घुसी, बल्कि मैंने ही उनको भेजा था। क्या कहा? इसका मतलब तुमने जानबूझकर पशुओं को बुधिया की फसल खाने भेजा? फसल नहीं महाराज, चारा।
बेचारी गाय भैंसों को बहुत जोर से भूख लगी थी। मैंने सोचा जब चारा बुधिया के ही खेत में है तो दूर जाने की क्या जरूरत, सो मैंने गाय भैंसें उसी के खेत में छोड़ दी। पशुलाल, हमारा न्याय यह है कि तुम बुधिया को उसकी फसल का पूरा मूल्य चुकाओगे, किंतु महाराज ये तो जुल्म है। मूल्य तो खरीदी हुई वस्तु को चुकाया जाता है। तुमने अपराध किया है, ये दंड है। पशुलाल, किंतु महाराज क्या पशुओं को चारा खिलाना अपराध है? पशुओं को चारा खिलाना अपराध नहीं है, किंतु किसी के खेत की फसल खिलाना अपराध है। तुम्हें फसल का मूल्य चुकाना होगा। फसल का मूल्य तो मैं चुकाने को तैयार हूं, लेकिन पहले फसल तो दे दो। अरे मूर्ख, फसल तो तुम्हारे पशु खा गए। पशुओं ने तो चारा खाया है, फिर फसल का मूल्य क्यों चुकाऊं? और यदि मुझसे फसल का मूल्य चुकाना है तो पहले फसल दो। पशुलाल, ठीक कह रहा है महाराज, यदि ये फसल का मूल्य चुकाएगा तो उसे फसल मिलनी चाहिए। सारे लोग बोले। तुम सब पागल हो गए हो क्या? बेटा मोटे पागल तो अब तू होगा। ही। महाराज, मेरी सुबह और दोपहर वाली फसल के चोरों का भी पता लगाकर उनसे मेरे फसल की वसूली करवाइए, अन्यथा मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बुधिया, एक खेत में एक ही फसल होती है, सुबह दोपहर और शाम की अलग अलग फसलें नहीं उगती। किंतु ये तो अन्याय है महाराज। जब मैंने अपने खेत पर सुबह और दोपहर की भी फसलें देखी थी तो फिर दोनों फसलें एक कैसे होती हैं? मुझे अपनी फसल का मूल्य चाहिए। हाँ, बुधिया की सुबह दोपहर और शाम वाली 3 फसलों का मूल्य दिलाओ। सारे लोग चिल्ला पड़े। खामोश, राजकार्य में विघ्न डालने का चेष्टा ना करो, अन्यथा सभी को दंड मिल सकता है। सेनापति, महामंत्री, सबको बताओ हमारा न्याय सही है, हम न्यायवीर हैं। कल तक तो महावीर थे। ही। खबरदार किसी ने महाराज की पोल पट्टी खोलने की कोशिश की। मेरा मतलब महाराज का न्याय बिल्कुल सही है। मरकब बोले। आप लोग शांत हो जाइए, महाराज का न्याय बिल्कुल सही है, यह अन्याय है। तुम कुछ नहीं कहोगे बांकेलाल? मेरे विचार से तो महाराज का न्याय बिल्कुल गलत है। क्या? बांकेलाल ने तो जड़ से काट दी। ये तुम क्या कह रहे हो बांकेलाल? स्थिति की गंभीरता को समझने की चेष्टा कीजिए महाराज। प्रजा आपसे असंतुष्ट होकर जा रही है। अगर ऐसा हो तो विद्रोह भी हो सकता है। तो क्या इस भय से हम न्याय का साथ देना छोड़ दें? घुटने टेक दें उनके आगे? हम महावीर हैं यार। मैं आपको अन्याय करने की नहीं कह रहा हूं। इस मुकदमे का फैसला आप मुझ पर छोड़ दें, मैं इसे अपने तरीके से हल करता हूं। और फिर सारी दलीलों को मद्देनजर रखते हुए ये तय होता है कि पशुलाल निर्दोष है, इसलिए वो फसल का मूल्य नहीं चुकाएगा। है, मुझे मंजूर है, लेकिन उसके पशु दोषी हैं, इसलिए उनको 6 महीने तक फसल के मूल्य के एवज में खेती में बुधे की मदद करनी होगी। लेकिन मेरी सुबह और दोपहर की फसलों का क्या होगा? बुधिया, जब तुम सुबह और दोपहर में अपने खेत पर आए थे तब तुमने क्या क्या देखा था? सुबह जब आया था तो अच्छी खासी धूप निकली थी, हवा चल रही थी, और जब दोपहर में आया तो बादल छाए थे और बारिश भी हुई थी। समझ गया। वास्तव में सूरज और बादल ने बुधिया के सुबह और दोपहर की फसल चुराई है। फिर इनसे मेरी फसल का मूल्य कैसे वसूला जाएगा? जरूर वसूला जाएगा। तुम फिर से बीज बो, ये दोनों मिलकर 6 महीने में तुम्हारी फसल लौटा देंगे, ये मेरा वादा है। बोलो बांकेलाल जी की जय। सभी लोग खुश हो गए। सबके जाने के बाद ऐसा मुकदमा आज तक हमारे सामने नहीं आया। ठीक कहा महाराज, सबके सब पागलों की तरह बात कर रहे थे। किंतु महाराज दाद देनी पड़ेगी बांकेलाल के दिमाग की। इसने तो इन पागलों की समस्याओं को ऐसे चुटकियों में सुलझा दिया जैसे वो इसके संगी साथी हों और इसके इशारे पर ही काम कर रहे हों। आखिर तुम्हारे और मेरे बीच इतना फर्क तो होना ही चाहिए सेनापति। महाराज, 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 आगे कुछ बोलोगे भी? महाराज, तेरी फू से सेना नायक नाम का वीर का संदेश आया है। पूरी प्रजा पागल हो गई है, सेना की भी वाट लग गई है, हर जगह ऊट पटांग हाकर दे रही है, सेना में भी बावलीपन के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। ऐसा लगता है पागलपन महामारी की तरह पूरे राज्य में फैल रहा है। क्या? ये तो अत्यंत हैरानी की बात है। पूरी प्रजा पागल क्यों हो रही है? महाराज, ये कोई षड्यंत्र लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि ये किसकी करतूत है, और इस बार मैं उसे पूरे साक्ष्य के साथ धर दबोचूंगा। सेनापति बोला, कहीं इसे मेरी योजना की भड़क तो नहीं लग गई? इस पर नजर रखनी पड़ेगी। बांकेलाल का अनुमान सही था। मरकब को उसकी योजना की भड़क लग चुकी थी। मुझे पता था कि कुएं का जल गायब होगा, यानी मेरा शक सही निकला।
बाकेलाल ने किसी विधि से इस कुएं के शापित जल को विशालगढ़ के जलाशयों में मिला दिया है, जिसके कारण पूरी प्रजा पागल हो गई। अब तू गया बाकेलाल, अब तो तू गया। और बाकेलाल ने देख लिया सेनापति को। इस बार सेनापति बाकेलाल को पूरी तरह से लपेटने के लिए कमर कस चुका था। सेनापति बोलता है सैनिक से, बताओ तुम सबके होते हुए कुएं का शापित जल कहां गायब हो गया? क्षमा करें सेनापति जी, रात्रि के दूसरे पहर में हमारी आंख लग गई थी और अब तुम सबकी आंख हमेशा के लिए बंद करने का बंदोबस्त कर देता हूं। विशालगढ़ में कर्तव्य से मुंह मोड़ने वालों के लिए एक ही दंड है, मृत्यु दंड। क्षमा कर दे सेनापति जी, हमें इतना कठोर दंड ना दे। आप जो कहेंगे हम कहेंगे, लेकिन हमें दंड से बचा लीजिए। जो कहूंगा वो करोगे? हाँ, आप जो कहेंगे वो करेंगे। तो फिर सुनो, तुम्हें महाराज के पास जाकर क्या कहना है? ओह, ये कमीना सेनापति मुझे फंसाने के लिए बहुत भयंकर चाल चल रहा है। मुझे इनको महाराज से मिलने से रोकना होगा, वरना पूरी योजना का तो बंटाधार हो जाएगा। बाकेलाल मरकब से पहले ही महल पहुंच गया क्षमा के पास। अरे बाकेलाल जी, आप यहाँ मेरे कक्ष में और क्षमा कहानी पढ़ रही है? किताब कौन सी पढ़ी? खराटे। गुरु सीफू वाकल, वो सीफू पांडा, वो सब छोड़ो। अरे ये बताओ, तुम सेनापति मरकब को सबक सिखाना चाहती हो? हाँ, इस शमो को छोड़ता रहता है वो बोले मैं तो सबक सिखाऊंगी। तो फिर ध्यान से मेरी बात सुन। और फिर जब सेनापति आया, अरे सेनापति जी कहाँ चल दिए मुंह उठाकर? थोड़ा रुकिए तो सही। आए, ये तो मेरी छप्पन चुरी है। ये कहाँ, ये यहाँ क्या करने आई है? कितने दिन हो गए आपका इंतजार करते करते, पर आप तो जैसे मेरी गली का रास्ता ही भूल गए, मुझे छेड़ने भी नहीं आए। ऐसी क्या गलती होगी इस दशे से? वो मैं आना तो चाहता था, पर हर बार मेरे खराटे के वो दाव याद आ जाते थे, जिसकी वजह से तुमने मुझे उठा उठाकर पटका था। अरे प्यार से रोटना बनाना, दुलार तकरार आदि भी तो चलता ही रहता है। वो सब छोड़ो और ये शरबत पियो। मैंने खास अपने हाथ से तुवाले बनाया है। और सेनापति की तो लाट टपक गई। हाय, मरम्मत की जगह शरबत, कहीं इसने कुएं का शरबत जल तो नहीं पी लिया? पर मुझे क्या, जब किसी मेहरबान तो गधा, मेरा मतलब मरकब पहलवान। तुम लो भी पियो। गट 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 सब पी गए। हाँ बेटा मरकब, खूब पी शरबत, अभी शरबत बनेगा तेरी शहाबत। और फिर राज दरबार में, ओह सेनापति मरकब, तुम इतनी जल्दी लौट आए, यानी तुमने पागलपन के रहस्य को सुलझा लिया? जी हाँ महाराज, मैंने पता लगा लिया है कि लोगों को पागल बनने का काम कौन कर रहा है। जल्दी बताओ कौन है वो षड्यंत्रकारी? वो षड्यंत्रकारी है क्षमा। क्या ये तुम क्या कह रहे हो सेनापति? ये सब क्षमा ने किया है? पर कैसे? वो सबको शरबत पिला रही है, मुझे भी पिलाया, इनको भी पिलाया, पूरे विशालगढ़ को पिलाया। उसे फौरन हिरासत में ले लीजिए। विश्वास नहीं होता, पर उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहती है। उसकी शादी मुझसे करवा दीजिए महाराज, सब ठीक हो जाएगा। गुरु सेनापति के बच्चे, ऐसी आपात स्थिति में भी तो प्रयास करने से बाज नहीं आ रहा। दफा हो जाए ऐसे। हो जाएगा कि कान और मुंह में से आग निकल रही है। सेनापति तो गया, अब बाकी मंत्रियों की बारी है, क्योंकि जब तक ये लोग मुच्छर की हाँ में हाँ मिलाएंगे, तब तक योजना में बाधा बनी रहेगी। इसके लिए मेरा चारा बनेगा आरती मंत्री। ये लो आरती मंत्री, मैं गंगा जल ले आया जो मैं अपनी सुराही में भरकर आया हूं। गंगा बाकेलाल आरती के समय निकला जा रहा था। आरती मंत्री ने वो गंगाजल सब भक्तों बांट दिया। लीजिए महारानी जी। महाराज आप भी लीजिए चरणामृत। ईश्वर के चरणामृत को मेरा प्रणाम आरती मंत्री, किंतु मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि आज मेरा उपवास है। इनको उपवास की पट्टी मैंने ही पढ़ाई थी, वरना मोटा हो जाता पागल, जबकि मुझे मोटे को पागल बनाना ही नहीं है। जय हो भोलेनाथ, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो चरणामृत ग्रहण करूंगा? मैंने तो दिखावे के लिए सिर्फ मुंह तक लगाया है। बाकेलाल ने आग तो लगाई दी थी, अब सिर्फ उसमें घी डालना बाकी था। पूरे राज्य को पागल बनाने वाला अभियान तो पूरा हो चुका है। अब मुझे विशालगढ़ के सारे जलाशयों से शापित जल सोख लेना चाहिए। इससे विशालगढ़ में जल संकट उत्पन्न हो जाएगा और मोटे के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। ही 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 ही। उधर राजदरबार में, क्या विशालगढ़ के सारे जलाशय सूख गए? अब क्या होगा महामंत्री? हमें नए जल स्रोत खोजने होंगे महाराज। महामंत्री ठीक कह रहे हैं। हाँ, नए जल स्रोत, और इनको नए जल स्रोतों का रास्ता बताऊंगा मैं।
ये देखो, इस पर्वत के पीछे बावली नदी कट्टे रहती है। यदि पहाड़ को तोड़ा जाए तो बावली नदी का निर्मल जल विशाल गर्म होता रहेगा। अरे हाँ, ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? सेनापति कहता है, हाँ, ऐसी पागलपन से भरी बात तो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए थी, किंतु तुमको पता नहीं क्योंकि तुम्हें पता नहीं बावली नदी कितनी भयंकर बावली है। चलो भाई, चलो पहाड़ के बीच से तोड़ना शुरू करो। चल बेटा बाके, अभी समाचार मोटे मुच्छर को दिया जाए। ये समाचार सुनकर विक्रम सिंह बावली नदी से ज्यादा बावला हो गया। अरे पागलों, क्या कर रहे हो? इस तरह पूरे विशालगढ़ में बाढ़ आ जाएगी, सब डूब जाएंगे। राजा कहता है ना बचाने को, लेकिन महाराज हम जो कर रहे हैं वो विशालगढ़ की भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे तेरी ऐसी की तैसी भलाई की? महाराज आप खामखा के भड़क रहे हैं, ये लोग ठीक तो कर रहे हैं। रानी बोलती है, ओए चुप कर, अकल की मोटी, दिख नहीं रहा? ये लोग विशालगढ़ का सत्यानाश करने पे तुले हैं। क्या क्या बोला कुटनी? गुर्र, लो महारानी जी बेलन। कुटनी ने स्वर्ण को बेलन दे दिया। खोदो खोदो, और बेलन लेके भागी वो। खोदो खोदो सेनापति, ठहरो, मैं आती हूँ। आपके आने से पहाड़ तोड़ने का हमारा हौसला और भी बढ़ जाएगा। बाकीलाल, इनको रोको, ये सब पागल हो रहे हैं। और बाकीलाल से कहता है, तो बाकीलाल कहता है, ये सब ऐसे नहीं रुकेंगे महाराज, इनके दिमागी सूत्र हिल गया है, इनको ऐसे हटाने के लिए युक्ति बढ़ानी होगी। कैसी युक्ति? वो देखो महाराज, मधुमक्खी की छत्ता, पत्थर मारकर उसे तोड़ दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो बाकीलाल? ये तो सरासर पागलपन है। मधुमक्खी डंक मार मार कर इन्हें सुझा देंगी, और इनमें महारानी भी तो है। अगर उसे मधुमक्खी का डंक लग गया तो इसका डंक मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप डंक से लेते हैं क्या महाराज? मत बोलिए, आप महावीर हैं, विशालगढ़ की भलाई के लिए आपको ये करना ही होगा। और मैं क्या भापियो, सही कहा बाकीलाल, विशालगढ़ की भलाई के लिए तो मैं डंक तो क्या विश्व भी खा सकता हूँ। अब मुझे पत्थर चलाने से कोई नहीं रोक सकता। तड़ाक मार दिया पत्थर। बिन 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 बिन। किसने की हमारी शांति भंग? कौन है यहाँ बजरंग? वो मानव पहाड़ तोड़ रहे हैं, पत्थर वहीं से उछल रहे हैं, उछल कर आया होगा। मानव ने फिर लिया हमसे पंगा, अब मैं करती हूँ ऐलान दंगा, आक्रमण। अरे ये मधुमक्खी कहाँ से आ गई? ये तो काट रही हैं, सब आगे जान बचा के। भिन्न भिन्न काटेंगी नहीं तो क्या चाटेंगी? गुर्र, आप बचाओ, भागो भागो। मैंने महाराज को छत्ते पर पत्थर मारते देखा था। महाराज आपने हमें मधुमक्खियों से क्यों कटवाया? बताइए, आखिर आपने ये पागल वाली हरकत क्यों की? पागल मैं नहीं, तुम सब हो गए हो। मारो कम वक्त को, उतारो राज सिंहासन से। बाकीलाल कहता है, इससे पहले कि मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता, बाकीलाल ने अपनी टांग पछड़ दी। आप लोग महाराज से लड़ना छोड़ जल की समस्या के बारे में सोचिए। इस वक्त महाराज का दिमाग ठिकाने पर नहीं है, मैं उनका महल छोड़कर आता हूँ। बाकीलाल, तुम क्या कर रहे हो? मुंह बंद करो और महल जाओ, तुम्हारी खबर तो मैं वापस लौट कर लेती हूँ। बाकीलाल, ये सब क्या है? तुम हमें वहां से क्यों ले आए? वस्तु स्थिति को समझने का प्रयत्न करें महाराज। उन सभी की हरकतें जो पागलपन वाली हैं, इसलिए अभी वे आपकी बात नहीं समझेंगे। मैं उनको जाकर समझाने की कोशिश करता हूँ, तब तक आप यही मेरी प्रतीक्षा करिए। मधुमक्खी के उड़ने की वजह से अभी हम पहाड़ नहीं तोड़ सकते, परंतु जल तो हमें चाहिए। इसका प्रबंध कैसे होगा? प्रबंध का काम तो प्रबंध मंत्री का है। जल का प्रबंध करने के लिए मुझे भगवान इंद्र के पास जाना होगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बाकीला बताता उपाय इंद्र से मिलने का। हम जल का प्रबंध बादलों से करेंगे। भला वो कैसे? हम बादलों से वर्षा कराएंगे और उसका जल संग्रहित करेंगे, किंतु आकाश में घने बादल तो है ही नहीं, हम वर्षा कैसे कराएंगे? तो मंत्री कहता है। बाकीला बोलता है, बहुत आसान है, हम सारे बादलों को एक लंबे डंडे की मदद से इकट्ठा कर लेंगे। वाह क्या तरकीब है, कमाल है, ऐसा विचार तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, बस आने ही वाला होगा। ही 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 ही। बोलो हर समस्या की जड़ से उखाड़ सकने वाले बाकीलाल की जय। नारे बाद में लगा लेना, पहले लंबे डंडे का प्रबंध करो। प्रबंध करना मेरा काम है, मैं हूं प्रबंध मंत्री। चलो भाई, हमें आकाश जितना लंबा डंडा बनाना है, जिसके लिए बहुत सी लकड़ियां काटनी होंगी। हा 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 हा, चलो मुझे भी चलना है, आखिर ये शुभ समाचार उस मोटे बच्चों को भी तो सुनाना है। सूचना मिलते हुए विक्रम के तोते उड़ गए। अरे मूर्खों, ये क्या कर रहे हो? वृक्षों से तो हमें स्वच्छ वायु मिलती है, पर्यावरण शुद्ध होता है। नहीं, ये कद्दू तो फिर वापस आ गया।
अभी फिर से हमारे काम में अपनी तोड़ दौड़ाएगा। महाराज पागल हो गए, ना खुद कुछ कर रहे हैं ना हमें कुछ करने दे रहे हैं। और सबने मिलकर क्या करा, राजा को बांध दिया पेड़ से। मेरे विचार से तो उन्हें किसी पेड़ से बांध देना चाहिए। अरे कमबख्तों, कहीं लंबे डंडे से भी बादल इकट्ठे किए जाते हैं, हम करके दिखाएंगे महाराज। और आज से आप विशलगढ़ के राजा नहीं रहे, अगले राजा का फैसला हम महल पहुंचकर करेंगे। गुर्र, और फिर बन गया लंबा डंडा। ही शाबाश। अब बाकेलाल को बुलाओ, वही बताएगा कि इस डंडे से कैसे बादलों को इकट्ठा करना है। ओह महाराज, इन लोगों ने आपकी क्या औकात बना दी। देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। इन सबको क्या हो गया है बाकेलाल, मैं तो इनको समझा कर थक गया। एक बार और कोशिश करके देखता हूँ। बाकेलाल ये देखो, लंबा डंडा बन गया, तो फिर शीघ्रता से बादलों को इकट्ठा करो। इंद्र के दरबार में रास रंग का कार्यक्रम जोरों पर था। मैं टल्ली हो गई, मैं टल्ली 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 हो गई। और ये अप्सरा नाच रही टल्ली होकर। हरगिज नहीं, हम देवता हैं। अरे तभी क्या होता है, अरे ये नीचे से गुदगुदी कौन कर रहा है, अरे ये तो डंडा है। धरती से हमें डंडा कौन कर रहा है। पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही जाति है जो किसी को डंडा कर सकती है, और वो है मानव जाति। वाकई ये मानव ही है, इनकी हिम्मत देखो। पहले वर्षा कराने के लिए हमारे पूजा करते थे, अब हमें डंडा कर रहे हैं। मैं अग्निदेव हूं, तो इसका मतलब नहीं है कि आपको भड़का रहा हूं, पर अगर इन मानव को अभी नहीं रोका गया तो कहीं ये मानव स्वर पर अधिकार का दावा ना कर दें। शांत हो जाए अग्निदेव, और मेरी मानिए तो इन मानवों से पंगा मत दीजिए, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। हरगिज नहीं, हम देवता हैं, इन मामलों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हैं। इन तुच्छ मानवों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कड़ाक, अग्निदेव ने इनके डंडा जला दिया आग से। अरे ये क्या, हमारा डंडा तो टूट गया। तभी सेनापति जी, एक भयंकर राक्षस विशालगढ़ की ओर आ रहा है। क्या, सावधान बाके, तेरी कहानी में जब भी राक्षस आते हैं तेरी योजना की टांग टूटती है। अब क्या करें बाकेलाल जी, कमबख्तों मुझे खोल दो, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बाकी को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी फूटी किस्मत विशालगढ़ पहुंच चुकी थी। भागो भागो भागो, राक्षस आया, भागो। हा 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 हा, भागो और भागो, पर मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगे, क्योंकि मैं हूं राक्षस शक्तिधर। मेरे पास हजारों शक्तियां हैं। मेरे नाखून में भी शक्ति है, मेरे दांतों में भी, मेरे बालों में भी शक्ति है, मेरे वस्त्रों में भी, मेरे कोड़े में भी शक्ति है, और मेरे थोबड़े में भी। आओ, और मैं यहाँ आया हूँ अपने पुराने शत्रु विक्रम से बदला लेने, जिसने बाल्यकाल में मेरा कच्छा उतार कर सबके सामने उतार दिया और बेइज्जती की थी। आज मैं उसका कच्छा उतार कर अपनी उस बेइज्जती का बदला लूंगा। मेरी पूरी सेना पहले ही छद्मवेश में विशालगढ़ के जंगलों में छुपी हुई थी, जो मेरी एक रात पर अभी आती होगी। राक्षस वीरो जाग जाओ। किंतु हाइन इकी होंदिस, राक्षस वीरों ने जवाब क्यों नहीं दिया। वो इसलिए बेटा शक्तिधर, क्योंकि तुम्हारे सारे वीर वीरगति को प्राप्त हो गए। क्या, ऐसा नहीं हो सकता, किसने की ऐसी जुर्रत। ये सब बाकेलाल ने किया है, ये बादल बता रहा है। और वो इस वक्त तुम्हारे शत्रु विक्रम के साथ दक्षिण दिशा के जंगलों में मौजूद है। नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा, जो रास्ते में आएगा सबको उड़ा दूंगा। और सबको उड़ाता है शेर वेर को। लेकिन विक्रम सिंह तो पहुंचते पहुंचते उसकी हालत हाफ कुत्ते जैसी हो गई। मेरी सांसें क्यों फूल रही हैं, मेरा गला क्यों सूख रहा है, मुझे कमजोरी क्यों लग रही है, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। राक्षस की हालत खराब है। वो इसलिए बेटा कि तुझे पगला बाबा का श्राप मिला था कि अगर तूने किसी पागल पर अत्याचार किया तो तेरी शक्ति क्षीण होने लगेगी, और तेरी सारी शक्ति जा चुकी है। पर मेरे पास तो हजारों शक्तियां थी, सबकी सब कैसे खत्म हो गई। क्या विशालगढ़ की सारी प्रजा पागल हो गई है। हाँ, क्योंकि बाकेलाल ने शापित जल को विशालगढ़ के हर जलाशय में डाला था। कमीने बाकेलाल, मेरी योजना का सत्यानाश कर दिया। पहले बांस के पेड़ और पर्वत की चट्टानों के रूप में छुपे मेरे सैनिकों को मरवा डाला,
और मुझसे पागलों पर अत्याचार करवाकर मेरी शक्तियां भी छीन ली, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हट पे राक्षस की औलाद, दिमाग का दही मत कर। गुर्र कमीनों, हर बार पराकाष्ठा पर पहुंचकर मेरी योजना का सत्यानाश कर देते हो और दोष मुझ पर डाल रहे हो। एक अदने से मोटे इंसान को मारा नहीं जाता, राक्षस के नाम पर कलंक। कमबख्तो, तुमको किसने राक्षस बनाया है? उसकी अल्फा बीटा गामा जिसने तुमको शक्ति दी, उसको बिप 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 बिप। हाय चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, कहीं से दो घूंट पानी मिल जाता। और इस प्रकार से पानी पीना है कह के राक्षस ने वो सुराही पकड़ ली और सुराही में से गट 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 के पानी पी लिया। अबे ये क्या कर रहा है? सारा पानी पी गया सुराही वाला, शापित पानी। शापित जल पीते ही शक्तिधर के चारों ओर पूरा ब्रह्मांड नाच गया। ओ बापा जी, एक ही हो रहा है, तूने शापित जल पी लिया है बेटा शक्तिधर, वो भी पूरा का पूरा, जिससे तेरे अंदर पागलपन के रास्ते प्रकट हो रहे हैं। क्या पहले नहीं बता सकता था क्या? ब्रह्मा जी के वरदान के स्वरूप मैं तुम्हें कुछ भी तभी तरसता हूं जब तुम खुद पूछो। धाड़। इस प्रकार से उस राक्षस जो है टकराता है इंद्रलोक से। उस जोरदार टक्कर का असर नीचे वालों से ज्यादा ऊपर वालों पे हुआ। सारे देवता चारे इधर उधर हो गए। ओफ, अब क्या हुआ? नीचे जाकर उनको सारा मामला समझ में आ गया। हे प्रभु, ये तो शक्तिधर है जो ब्रह्मा के वरदान के कारण अमर है। हमने जिन मानवों का गंडा तोड़ा था वो उनके इशारों पर ही हमें टक्कर जड़ रहा है। ये मानव तो बड़े खतरनाक है, इसलिए तो हमारा स्वर्ग ही तबाह हो जाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि मानवों से मत उलझो, देखो परिणाम। दूसरी टक्कर ने इंद्र की बुद्धि के सारे कपाट खोल दिए। कुछ कीजिए देवराज। हाँ, मैं अभी वर्षा करवाता हूँ। पागल कुत्ते ने काटा था मुझे जो मैंने मानव से पंगा लिया। पवन देव, आप फौरन तीव्र वायु चला देकर स्वर्ग को राक्षस शक्तिधर के रास्ते हटाइए। और इस बार जब शक्तिधर ने पागलपन भरी तीसरी विचार भरी तो उसके रास्ते में स्वर्ग नहीं बल्कि अंतरिक्ष की अनंत गहराई आ गई। नहीं, और ब्लैक होल में चला गया वो। अब नीचे वालों की बारी थी। ये सब क्या हो रहा है बाकीलाल? तुमने टोकरा बाबा द्वारा शापित जल से पूरे विशालगढ़ को पागल बनाया, ऐसा क्यों? कभी कभी खुद भी समझ जाया करो मोटे महाराज। अब बार बार मैं अपने मुंह से तारीफ करूं तो अच्छा थोड़ी लगता है। अब क्या शिवजी के सपने में आने वाली झूठी कहानी फिर से सुनाऊं? वो सब तो ठीक है, परंतु जो लोग पागल हो गए उनका क्या? आकाशवाणी होती है, शिव की कृपा से अब सब ठीक है। बाकीलाल द्वारा छापित जल के शिव पर चढ़ाने के कारण पूरा कैलाश भी बावला हो गया। तब शिवजी को मजबूरन सब ठीक करना पड़ा। बाकी अब दो भी दो, क्या बाबा बोलना पड़ेगा? कभी खुद भी समझाया करो पुच्ची। तभी विशालगढ़ में शुरू हो गई भयानक वर्षा, जिसके फलस्वरूप सारे सूखे कुएं भर गए और जलाशय जल से भर गए। समाप्त। इस प्रकार हम सब पागल हैं समाप्त होती है। साथियों, आपको कैसे लगी ये कॉमिक्स? आपको अन्य कोई भी कॉमिक्स सुननी हो तो हमें बताइए, कमेंट में आके बताइए और हमारे शेयर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।